एनर्जी, इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन। पहले तो मेरे भाई एक्सरे, कल मैंने बात किया था ना कि एक्सरे कैसे हमको प्रोड्यूस करना है, वहां तक तो हमको पहले पहुंचना है। वो पहुंचने के लिए आरटी फिल्म कैसा चेक करना है वो समझना जरूरी है, आरटी फिल्म के अंदर डिफेक्ट कैसा आता है वो समझना जरूरी है। तो ये सब चीज आपको समझने के लिए आप इतना याद रखो, आपको पूरा का पूरा थियोरिटिकल पूरा इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि खाली क्या होता है, ऊपर छल्ला ही नॉलेज रहता है। लेकिन अगर आप लेवल 3 करने जा रहे हैं, लेवल 2 के हिसाब से आप काम करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी फेमिलियर होना चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, आरटी लेवल 2 करने के लिए आपको एज पर कोड 80 आवर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए। SNTTC 1A 2020 ऐसा बोल रहा है। वो हमने कहां पे सीखा, चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया कि भाई कौन सी ट्रेनिंग के लिए कौन सा एनडीटी लेवल 2 मेथड या लेवल 1 के लिए कितना ट्रेनिंग लेना चाहिए, वो पूरा का पूरा ऑलरेडी रिकॉर्डिंग यहाँ पे यूट्यूब में अवेलेबल है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया कि पेनेट्रॉन एब्जॉर्प्शन एंड इमेज फॉर्मेशन। तो इसके बारे में हमने प्रिंसिपल के बारे में सीखा। तो भाई आरटी का प्रिंसिपल क्या है, पहले तो प्रिंसिपल हमको पता होगा तो हम आरटी कर पाएंगे, तब तो हम आरटी फिल्म के ऊपर वो ले पाएंगे, और तभी तो हम डिस्कंटिन्यूटी डिसाइड करेंगे कि यहाँ टंगस्टन इंक्लूजन है, लेक ऑफ फ्यूजन है, या क्रैक है, या पेनेट्रेशन नहीं है, क्या है। तो कब हमको पता चलेगा, जब हमको पूरा का पूरा इसका इंफॉर्मेशन होगा। तो ये चैप्टर भी यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर हमने डिस्कस किया कि सेंसिटिविटी एंड स्कैटर। देखो, जहां पे जो लोग काम करते हैं वहां पे लोचा तो ये होता ही है कि स्कैटर आना ही है। स्कैटर मतलब एक फॉग जैसा हो गया, सिस्टम फॉग, ठीक है। आरटी फिल्म हम देखते हैं तो आरटी फिल्म को हमको दो ही चीज में वेरीफाई करना है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट, आप दोनों फिल्म, एक ही फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में इवेल्युएट करते हैं, तो आपको इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कब ब्लैक क्या है तो कौन सा डिफेक्ट, व्हाइट क्या है तो कौन सा डिफेक्ट। तो उसके बारे में भी हम लोग इसके बारे में चैप्टर ये जो है 3 नंबर सेंसिटिविटी एंड स्कैटर में समझे कि स्कैटर आता है तो फिल्म के अंदर क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो उसी की वजह से भी फिल्म के अंदर काला काला सा महसूस होता है। सेंसिटिविटी में भी हमने डिस्कस किया कि जनरली 2% सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट है, वो कोड में पहले था, अभी तो निकल गया है। बाकी अभी तो IQI सिस्टम आ गया है, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर, वायर टाइप IQI एंड होल टाइप IQI। तो थिकनेस के हिसाब से कौन सा IQI चेक करना है वो भी हमने इसमें बात किया। लेकिन स्कैटर है, 3 टाइप के स्कैटर है। एक तो मटेरियल के अंदर ही स्कैटर होगा। समझो, मैं आपको एक बात समझाऊं कि समझो यहाँ पे एक RT सोर्स है, ठीक है, यहां से ऐसे ऐसे रेडिएशन आया, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे एक मटेरियल है, तो मटेरियल जो है यहां से जैसे ही ये आया और ऐसे करके कुछ स्कैटर हो जाएगा, ऐसे करके ऐसा स्कैटर हो जाएगा, फिर फिल्म के ऊपर पड़ेगा। अभी मेरा फिल्म इसके नीचे है, ठीक है, तो इसका इमेज मुझे यहां पे दिखेगा, क्योंकि ये ऐसा हुआ ना, यहां पे दिखेगा, ये तो गलत बात है। तो हम लोग को कंफ्यूज हो जाएगा, हमको बोलेंगे कि यार यहाँ पे ये लेक ऑफ फ्यूजन आया है, और हम काट देंगे वहां पे, कोई घंटा भी उसमें तो कुछ मिलेगा नहीं। पाइप में हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसा पाइप में ये कुछ डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है, ये लेक ऑफ फ्यूजन है या तो क्रैक है, और वहां पे हम ग्राइंडिंग करके या एक्सकवेशन करके उसको खोदेंगे रिपेयर को, और पता चलेगा साला यहाँ पे तो कुछ निकला ही नहीं। तो ऐसा क्यों, तो स्कैटर की वजह से ऐसा होता है। तो 3 टाइप के स्कैटर है। एक तो मटेरियल के इंटरनल, मटेरियल के अंदर ही ऐसा स्कैटर होता है, वो होता है इंटरनल स्कैटर। दूसरा है, समझो यहाँ पे ऐसा वॉल है, ठीक है, ये दीवार तो होता है ना, तो यहां से ये भाई साहब आए और ऐसा करके यहाँ पे गए तो ये फिल्म के अंदर पड़ा, तो यहाँ का जो इमेज है, ये सबका इमेज है, वो एक्चुअली यहां पे पढ़ना चाहिए था, ये एरिया में पढ़ना, लेकिन पढ़ा यहां पे, तो भी हम लोग कंफ्यूज। ऊपर से उसने ये एरिया में जो भी चीज देखा वो भी यहाँ पे फिल्म के अंदर आएगा, तो वो भी प्रॉब्लम। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि साला दीवार में तो कुछ एक, यहाँ पे समझो रोड है, यहाँ पे एक आयन का रोड है, और रोड से टकरा के आया है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे कुछ है, तो कंफ्यूजन जनरेट होगा। दूसरा टाइप का स्कैटर था, एक तो मटेरियल के अंदर ही एक्सरे का जो है
पाथ वो चेंज हो जाएगा। समझो यहां से ऐसा आया, ऐसा करके हो गया, तो ये एक टाइप का हो गया इंटरनल स्कैटर। दूसरा यहां पे समझो ऐसा दीवार है या तो कुछ चीज यहां पे है, तो ये यहां से ऐसा रेज आया और ऐसा करके चेंज हो गया, तो वो भी प्रॉब्लम, ये दूसरा टाइप का। तीसरा से स्कैटर ऐसा, यहां पे समझो वॉल क्या या जमीन है यहां पे, ठीक है, यहां पे जमीन है, तो यहां पे टकरा के फिर ऐसे रिटर्न जाएगा, और यहां पे समझो कोई एक फिल्म रहेगा, यहां पे ऐसा फिल्म है और फिल्म के अंदर कुछ अलग सी दिखेगा, यहां से आया और यहां पे गया, तो ये तो प्रॉब्लम। तो ऐसे तीन टाइप के स्कैटर, ये भी हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 4 में क्या डिस्कस, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन से लोग है रेडियो एक्टिव है, कौन से लोग रेडियो एक्टिव नहीं है। इसका मतलब क्या ऑक्सीजन भी रेडियो एक्टिव है? नहीं, दो टाइप के रेडियो एक्टिव होते हैं, एक तो नेचुरल, ये तो आर्टिफिशियल, दूसरे टाइप का है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो है, वैसे यूरेनियम है, इरिडियम सॉरी यूरेनियम है और रेडियम है, ये सब चीज नेचुरल है, जमीन के अंदर से ही निकलता है, पहले से ही वो रेडियो एक्टिव जो वेव्स है, रेडियो वेव्स है, गामा है, वो सब चीज फेंकते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं नेचुरल। और आर्टिफिशियल मतलब कोबाल्ट 60 है, वे तो एकदम शांत बैठा है, लेकिन है पकड़ के उसको न्यूट्रॉन मारा, न्यूट्रॉन मारने के बाद उसकी बैंड बज गई, उसकी बैंड बजी तो उसमें से निकला एक्सरे, जो रेज है वो निकलना स्टार्ट होगा। तो वैसे जो से है, जैसे कि कोबाल्ट 60, इरिडियम 192, सीजियम, थुलियम, ये सब चीज है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव है। आर्टिफिशियल मतलब हमने खुद से ही हमारे काम के लिए उसको पकड़ा, उसको न्यूट्रॉन का मारा किया, न्यूट्रॉन को मारा करने के बाद उसमें से रेडिएशन निकला। तो ये सब चीज हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया। सभी लोग स्थायी होना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये सब फंडा क्लियर है, हम भी ह्यूमन है तो हम भी स्थायी होना चाहते हैं, हमारे पास भी गाड़ी, बंगला, सब चीज, बच्चा, सब चीज होना चाहिए, बीबी वगैरह सब होना चाहिए। ऐसे मटेरियल में भी है, मटेरियल भी स्थायी होना चाहता है। तो आर्गन है, आर्गन है वो तो स्थायी मटेरियल है, इसके लिए वो किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास सब चीज है, गाड़ी है, बंगला है, सब चीज है, आर्गन है, उसके बाद हीलियम है, ये सब चीज लोग हैं उसके पास सब चीज है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि वो स्थायी नहीं है, तो उसमें से कोबाल्ट आता है, ठीक है, तो वो कोबाल्ट को हम पकड़ के मारेंगे तो उसमें से रेडियो एक्टिव निकलेगा। ये सब चीज बात भी हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया। हाफ लाइफ, सभी का हाफ लाइफ है, हमारा जो है इंडिया का, हम लोग कितना ईयर जीते हैं एवरेजली, 68 ईयर एवरेजली इंडिया का है। वैसे ही मटेरियल भी ऐसा ही होता है, लेकिन सभी मटेरियल नहीं, मैं कार्बन स्टील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेडियो एक्टिव जो आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स है उसकी बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो उसकी बात कर रहा हूं। तो सबका अपना अपना हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ मतलब आधा आधा जिंदगी उसका हो जाता है, भले ही वो काम करे या ना करे, बैठे बैठे खाता रहे या कुछ भी ना करे, उसका आधा लाइफ हो जाएगा। आधा लाइफ मतलब मैं आपको ये बोलूं कि इरिडियम 192 है, समझो आपके पास अभी 1 क्यूरी है, ठीक है, 1 क्यूरी आपके पास सोर्स है, तो उसका हाफ लाइफ है 75 डेज। तो 75 डेज के बाद 0.5 क्यूरी हो जाएगा, 0.5 क्यूरी हो जाएगा, फिर 75 डेज जाएगा तो 0.5 का आधा 0.25 क्यूरी हो जाएगा। तो ये सब चीजें 75 दिन जो है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो ये जो हाफ लाइफ है वो सभी का ऐसा होता है, कोबाल्ट 60, इरिडियम 192 ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब चीज भी हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया। तो आइए मेरे दोस्त, आज हम डिस्कस करते हैं एनर्जी इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल धामेलिया, आप सभी का स्वागत करता हूं वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में। हमारा यूट्यूब चैनल है, दबा के चल रहा है, अभी तो पता नहीं आगे वाला क्या होने वाला है। वेल्डिंग नॉलेज है वो हमारा यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पे दीपेश पटेल का नंबर है जो डेली आपको पीपीटी शेयर करता है, पीडीएफ शेयर करता है, इंटरव्यू रिलेटेड नोट शेयर करता है, जो भी चाहिए, जो भी एग्जाम रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। आजकल वो पुराना जमाना गया कि कोई इंस्टीट्यूट में जाओ और एग्जाम दो और क्लियर करो, ऐसा नहीं है। बिना इंस्टीट्यूट जाए भी, हाँ अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली आप उसका गाइडेंस ले सकते हैं, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप लोग नॉलेज गेन करो, नॉलेज होगा तो पैसा आएगा। मैं आज ही ऑफलाइन में एक कॉल, आज नहीं कल ऑफलाइन में कॉल आया कि भाई एपीआई 936 इंस्पेक्टर चाहिए, पर डे 5000। तो मैं तुरंत उसमें दीपेश पटेल को बोला और तुरंत उसने रिक्वायरमेंट डाला, 14 रिज्यूम आए, उसमें से 3 लोग सिलेक्ट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, नॉलेज होगा। एपीआई 936 रिफ्रैक्टरी इंस्पेक्टर का कोर्स है, ठीक है। तो ऐसे कोर्स जब आप गेन करेंगे तभी तो आपका वैल्यू बोल वाला होगा। इंडिया में ही पर डे 5000 रुपीज ही मिलता है,
इसका मतलब क्या है? नॉलेज। बाकी 10,000 15,000 में घिसवाते रहो, घिसते हो जिंदगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, नॉलेज गेन करो, सर्टिफिकेशन गेन करो, पैसा ऑटोमेटिकली सामने से दौड़ के आएगा। ठीक है, 3 इडियट जैसा बन जाओ। आमिर खान क्या था पहले? कुछ नहीं था। अरे उसका नाम भी उसका खुद का नहीं था, उसका घर भी खुद का नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन लास्ट में उसी के ऊपर 500 या 1000 सॉरी 100 या 500 से ज्यादा उसके ऊपर पैटर्न है, साइंटिस्ट बन गया, पैसा इसके पास है, वो लोगों को काम देने लगा है। रैंक वो क्या बोलते हैं, साइलेंसर को काम देता था ना, ऐसा कहने का मतलब है नॉलेज होगा तो आपका वैल्यू मार्केट में होगा। बाकी घंटप्पा 10-12,000 15,000 में घिसवाते रहो। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 5, एनर्जी इंटेंसिटी एंड एब्जॉर्प्शन। टू काइंड ऑफ रेडिएशन, देखो टू काइंड ऑफ रेडिएशन यूज्ड इन रेडियोग्राफी, गामा रेज एंड एक्स रेज। ये तो सबको पता है, दो टाइप के रेडिएशन हम लोग वेव्स का यूज करते हैं, या तो एक्सरे का या तो गामा रेज का। ठीक है, दो टाइप के रेडिएशन रेडियोग्राफी हम लोग दो टाइप से करते हैं। ठीक है, एक तो एक्सरे का या गामा रेज का। एक्सेप्ट फॉर द देयर सोर्स, ओके, except for their source, gamma and x-ray are exactly same kind of radiation। वो जो सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड है, वो आपको गामा देगा या एक्सरे देगा। ठीक है, बाकी वो दोनों सेम ही है देखा जाए तो देखो ये है गामा का सोर्स है, ये गामा रेज है। ठीक है, गामा रेज क्या है? चारों डायरेक्शन में रेडिएशन फेंकता है। एक्सरेज क्या है? इसमें ऐसा एक ट्यूब रहेगा और ट्यूब के अंदर यहां पे समझो हमने स्लॉट दिया हुआ है, तो यहां पे से ये रेडिएशन ऐसा फेंकेगा। बाकी यहां पे देखो चारों डायरेक्शन में वो भी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गामा वो है, एक्सरे अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली हम लोग गामा का यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ये चीज याद रखना है हमको। ये एक्सरे है, ठीक है, ओके। दूसरा यहां पे भी मैंने दिखाया है। तीसरा ये एक्सरे है, ये गामा का दिखाया। देखो गामा सोर्स ऐसा बीच में है, चारों डायरेक्शन में वो सबको मारेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है एक्सरे का, एक्सरे फिल्मेंट है। ठीक है, इसमें यहां पे देखो फिटमेंट है, फिटमेंट यहां पे एक ऐसा सेटअप होता है, एक ट्यूब होता है। ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब को जूम करके यहां पे दिखाया गया है, नया कोई रॉकेट नहीं है। ठीक है, इसमें ट्यूब होता है, एक साइड एनोड होता है, एक साइड कैथोड होता है। दोनों में इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाया जाता है, सॉरी यहां पे न्यूट्रॉन का फ्लो करवाया जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहां पे लिखा है ना इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, वो फ्लो होता है, उसके बाद एक्सरे निकलता है। तो आज हमको प्रोसेस ये समझना है, ये कैसे होता है, इसमें क्या ऐसा होता है कि एक्सरे निकले। इसमें ऐसा क्या होता है कि भाई आजकल ये बैंड बज जाए लोगों की, और परमाणु बॉम्ब जो है वो इसी के हिसाब से जनरली लोग बनाते हैं ना, न्यूट्रॉन का मारा करते हैं। हिरोशिमा नागासाकी में जो जापान में हुआ कांड हो गया, वो तो अभी तो हम लोगों के ह्यूमन के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया है। लेकिन कहने का मतलब है कि लोग किसका यूज, इसी का, तो इसी के हिसाब से, ये प्रिंसिपल के हिसाब से तो काम करते हैं। ओके, किसी ने लिखा है गामा रेज में भी स्लॉट यूज करता है। डेफिनेटली मैं बोलता हूं, यहां पे लिखा है ना, क्लियर लिखा है कि यहां देखो, एक्सेप्ट फॉर देयर सोर्स गामा एंड एक्सरे आर एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन दोनों का सेम है। ठीक है, आपने के हिसाब से समझो, आप यहां पे ऐसा ट्यूब लगा दोगे, यहां पे लीड का ऐसा अरेंजमेंट कर दोगे और यहां पे इसकी जैसा ही स्लॉट दे दोगे, तो गामा में भी ऐसा स्लॉट होगा। तो कहने का मतलब यहां पे मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं। डोंट वरी रिगार्डिंग दिस। आगे बढ़ते हैं। एक्सरे एंड गामा रेज आर नॉट अ पार्टिकल एज अल्फा एंड बीटा। तो हमने अल्फा एंड बीटा किसमें सीखा? हमने अल्फा एंड बीटा इसमें सीखा, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आइसोटोप्स हाफ लाइफ। उसमें अल्फा एंड बीटा के बारे में डिस्कस हुआ ना, कि अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रॉन ये सब चीज आता रहता है। 1 मिनट, ये बंद हो गया है, अगेन मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो अल्फा बीटा ये सब चीज आता रहता है, लेकिन गामा रे जो है, एक्सरे है, ऐसा कुछ है नहीं, ये सब पार्टिकल नहीं है, वो खुद तो वेव सी है। वहां पे भी हमने कल परसों भी डिस्कस किया, वो खुद भी वेव है। वेव मतलब ऐसा वेव कि बहुत सारा अच्छा सा पेनेट्रेशन कर सके, वैसा वेव। ठीक है, तो आपको इतना बात याद रखना है, जब आप एक्सरे करते हैं तो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, वो भले ही आप तो ऐसा बोलेंगे मेरे को तो खाली आर्टी फिल्म देखना है, ये सब का ज्ञान का जरूरत नहीं है। भाई ज्ञान का डेफिनेटली जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब बड़े पोजीशन में जाएंगे तब कोई आपको पूछेगा, तब हम की बैंड ना बज जाए, इसके लिए अभी से जो ज्ञान है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरे एंड गामा रेज आर नॉट पार्टिकल्स, आर सेम लाइक अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा जैसा ऐसा कोई ये पार्टिकल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, द एनर्जी ऑफ एक्सरे एंड गामा रेज इज मेजर्ड। तो एक्सरे एंड गामा रेज का एनर्जी जो है किलो वॉट, किलो इलेक्ट्रिक वॉल्ट एंड मेगा इलेक्ट्रिक वॉल्ट। ठीक है,
तो इसमें भी उसको मेजर करते हैं हम लोग। तो इसके बारे में आज आएगा तो समझाएंगे आगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी गेन बाय वन इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन जित गेन करता है उसके हिसाब से द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी गेन्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी गेन करता है उसके हिसाब से उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसाइड होता है। व्हेन इट इज एक्सेलरेट मतलब गतिशील होता है, जब ये गतिशील होता है बाय वन वॉल्ट इज कॉल्ड वन इलेक्ट्रोवॉल्ट। जब ये एक वोल्ट से अगर वो गतिशील बना, एक इलेक्ट्रोवॉल्ट से वो भागना स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन ने, तो उसको बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वजह से एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻³ मेगा मतलब 10⁻⁶ ऐसा करके आता है। एक्सा पैरा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेंटो एटो ऐसा करके आता है ना एक चार्ट कि 10⁻⁶, 10⁻⁸, 10⁻12, 10⁻16, 10⁻18 ऐसा करके 10⁻⁻8, 10⁻⁻6 ऐसा करके आता है ना। वो चार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। मतलब सिंपल कुछ नहीं है, ये तो यूनिट कन्वर्जेशन है, ऐसा अभी टेम्पररी आप समझो। तो यहां पे लिखा व्हेन इट इज एक्सेलरेट बाय 1 वॉल्ट, 1 वॉल्ट से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जांपल, इफ द इलेक्ट्रॉन वेर एक्सेलरेट बाय द पोटेंशियल 100,000 वॉट मतलब 100 किलो वॉट एक्सरे मशीन, द इलेक्ट्रॉन वुड हैव एनर्जी 100,000 इलेक्ट्रॉन वॉट। डेफिनेटली अगर वो 100 इलेक्ट्रॉन वॉट दिया तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 100 वॉट बन गया। अगर आप 1000 देंगे तो 1000 बन गया, 5000 देंगे तो 5000 बन गया। ऐसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज आपको ऐसा लगेगा ये सब क्या घन चक्कर समझा रहे हैं भाई, ये है ना। आगे आपको एक्सरे प्रोड्यूस करना है। मैं आपको एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है वो समझाने के लिए ये छोटा छोटा चीज थोड़ा बहुत समझ लो, आगे तो आएगा वो मैं समझाएगा। पेनेट्रेटिंग पावर, इसके बारे में तो हमने कल डिस्कस किया। तो अल्फा है, अल्फा जो है वो खाली एक पेपर सिंपल है ना, हमारा कागज उसको भी भेद नहीं सकता है। देखो उसका पेनेट्रेटिंग पावर एकदम लो है, एकदम लो मतलब कुछ है ही नहीं ऐसा समझो। क्योंकि अल्फा जो है 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन का बहुत भारी भरकम वेट वाला है। तो इसके लिए जनरली हम लोग न्यूट्रॉन मारते हैं, तो न्यूट्रॉन मारने के बाद खाली सीधा एक्सरे नहीं निकलता है, उसमें से अल्फा भी निकलता है, इसमें से बीटा भी निकलता है, इसमें से गामा भी निकलता है, उसमें न्यूट्रॉन भी निकलता है। ऐसे 4 टाइप्स के रेज निकलते हैं। उसमें अल्फा कुछ काम का नहीं, क्योंकि वो तो पेपर को भी भेद नहीं पाएगा। तो हमको तो कार्बन स्टील का, हमको लॉन्ग सिम का, सक्सिम का उसको आरटी करना है, तो वो कुछ काम का नहीं है। बीटा जो है वो भी कुछ काम का नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है और ये पेपर को तो भेज पाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे रुक गया, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को भी नहीं भेज पाया, तो वो भी काम का नहीं है। न्यूट्रॉन है वो सबको भेज पाएगा। देखो ये पेपर को भी भेज दिया, एल्यूमिनियम को भी भेज दिया, लीड को भी काट दिया और कंक्रीट को ही आके रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है न्यूट्रॉन जो है वो एक तो चार्ज ही नहीं है, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो क्या फिल्म के ऊपर पड़ेगा तो क्या होगा? अगर कोई चार्ज नहीं है, फिल्म में क्या होता है? एजीबीआर सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हैलाइड का फिल्म आता है। वो फिल्म के अंदर हमको एक्सपोजर करना है, वो फिल्म के अंदर हमको ये जो रेज है उसको घुसाना है ताकि वहां पे एक इमेज बना पाए। लेकिन न्यूट्रॉन को किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कोई चार्ज ही नहीं है, सीधा सीधा निकल जाएगा, तो काम का नहीं है। तो ये भी काम का नहीं है। रही बात हमारे भाई साहब गामा की, तो गामा जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो वो ये पार्टिकल नहीं है, अल्फा था वो पार्टिकल था, बीटा पार्टिकल था, लेकिन गामा है वो रेज है। गामा रेज है वो ऐसे ऐसे निकलेगा भाई साहब, पेपर को भी भेदेगा, एल्यूमिनियम को भी भेदेगा, लीड को भी भेज सकता है और कंक्रीट को भी शायद वो भेज दे, ठीक है। अगर छोटा थिकनेस वाला कंक्रीट तो उसको भी भेज देगा। वो एनर्जी डिपेंड ऑन एनर्जी उसका ज्यादा है तो उसको भी भेज देगा, ठीक है। वो किसी को देखेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी आर ऑलवेज द सेम ऑफ एनी वन आइसोटॉप। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि एक आइसोटॉप से मेरे पास 10 क्यूरी है, 10 क्यूरी का कोबाल्ट 60 है, एक मेरे पास 5 क्यूरी कोबाल्ट 60 है, तो दोनों का एनर्जी भले ही देखो इंटेंसिटी दोनों का अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जब फेंकेगा एनर्जी सेम फेंकेगा,
तो यहाँ पे लिखा है दोनों का है ना, कोबाल्ट 60 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं इरिडियम 192 और कोबाल्ट 60 दोनों की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। सेम कोबाल्ट 60, एक जगह पे कोबाल्ट 60 लेकिन 5 क्यूरी है, एक जगह पे कोबाल्ट 60 5 क्यूरी है, तो दोनों का एनर्जी सेम होगा। भले अगर 10 क्यूरी एक का हो जाएगा, एक का 5 क्यूरी रहेगा, दोनों कोबाल्ट 60 है, तो उसका इंटेंसिटी है वो पर ग्राम जो रहने वाला है वो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो कल स्पेसिफिक एक्टिविटी में डिस्कस किया ना कल के चैप्टर में, वैसा है। तो यहां पे लिखा है एनर्जी आर ऑलवेज द सेम ऑफ एनी वन आइसोटोप, जैसे कि कोबाल्ट 60 ऑलवेज इमिट 2 हार्ड गामा रेज। कोबाल्ट 60 को हमने न्यूट्रॉन का मारा किया, तो न्यूट्रॉन में मारा करने के बाद उसमें से अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन बहुत सारा निकलेगा, लेकिन वो 2 गामा हार्ड गामा जो है वो भी निकालेगा। देखो क्या है, हार्ड गामा लिखा है, क्या लिखा है, हार्ड। तो हमको तो हार्ड ही तो चाहिए, साला कार्बन स्टील को भी घुसा दे, कार्बन स्टील के अंदर भी पसार हो जाए, और उसमें कुछ जो भी है डेंसिटी चेंज के हिसाब से, अगर डेंसिटी वहां पे कम है तो फिल्म के अंदर हमको ब्लैक दिखाएगा, डेंसिटी ज्यादा है तो हमको वहां पे फिल्म के अंदर व्हाइट दिखाएगा। वही तो हमको डिफरेंट पता करना है। फिल्म जो है वो 2 ही चीज से मेजर करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, 2 ही चीज से हमको उसको पता करना है। ठीक है, ओके, क्या लिखा है, कोबाल्ट 60 ऑलवेज इमिट्स 2 hard gamma rays. One of the rays is equivalent to the hardest rays. देखो एक को hardest rays कहेंगे, that can be produced by 133 मेगा इलेक्ट्रोवाट एंड एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन के अंदर 2 गामा रेज भाई निकलेगा, उसमें से एक का रहेगा 133 मेगावाट, दूसरे का रहेगा 117 मेगावाट। देखो दोनों हार्ड है, दोनों हार्ड। देखो यहां लिखा है ना कोबाल्ट 60, उसका एक्टिविटी 10 क्यूरी का अगर मैंने सोर्स लिया, ठीक है, 10 क्यूरी का मैंने सोर्स लिया कोबाल्ट 60 का, तो उसमें से यहां पे एक्टिविटी उसका 50 क्यूरी हुआ और एनर्जी प्रोड्यूस हुआ 2 है, एक 1.17, एक 1.33। ठीक है, मेगावाट, दोनों मेगावाट में। ठीक है, तो ऐसा होता है। अगर वही सेम चीज इरिडियम 192 में, भले ही उसका एक्टिविटी दोनों का 50, लेकिन यहां पे एक्टिविटी 10 क्यूरी है, एक का 10 क्यूरी है, यहां पे ऐसा दिखाया गया है। इसमें से तीन गामा निकलेगा। पहला गामा का रहेगा 0.31, दूसरे का 0.47, तीसरे का 0.60, ऐसे 3 गामा निकलेगा। तो इरिडियम भी काम का है, वो भी हार्ड है, कोबाल्ट भी हार्ड है। तो अभी कुछ लोग कहने मुझे कल क्वेश्चन पूछा था, वैसे मैंने कल ही आंसर दिया था कि थिकनेस अगर ज्यादा है तो आप कोबाल्ट 60 का यूज करना रखो। तो उसका क्यों मतलब, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसका भाई एनर्जी ही ज्यादा है, 1.17, 1.33। अगर थोड़ा थिकनेस कम है तो देखो यहां पे इसका मेगावाट कम है, 0.31, 0.47, 0.60, तो मतलब कम। तो कम थिकनेस में आप इरिडियम 192 यूज कर सकते हैं, ज्यादा थिकनेस में कोबाल्ट 60 यूज कर सकते हैं। वैसे में कितने थिकनेस का एक लिमिट ही बता देगा, इतने से इतना थिकनेस रहेगा तो सीजियम यूज करो, थुलियम यूज करो, इतने से इतना चीज रहेगा तो आप इरिडियम यूज करो, इतना थिकनेस रहेगा। कोबाल्ट 60 यूज करना है तो इसने से इतना थिकनेस रहेगा तो आप यूज कर सकते हैं। एक ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, बाकी 5 mm में भी आप कोबाल्ट 60, लेकिन टाइम आपको कम देना पड़ेगा। टाइम आप कम देंगे, जल्दी से आपको बंद करना पड़ेगा, 1 से 2 सेकंड या 30 सेकंड ऐसा कुछ रहेगा, तो आपको थिकनेस के हिसाब से भी चलना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गामा रेज एनर्जी आर डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सोर्स। कौन सा टाइप ऑफ सोर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि देखो ये कोबाल्ट 60 है, ये कोबाल्ट 60 है, उसमें से इतना एनर्जी निकला, गामा निकला। वही गामा इरिडियम 192 में से ऐसा 3 निकला, लेकिन कम एनर्जी वाला निकला। ठीक है, तो यहां पे क्लियर लिखा, गामा रेज एनर्जी आर डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सोर्स। उसका टाइप कौन से टाइप का सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, गामा रेज इंटेंसिटी, नंबर ऑफ रेज, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ रेज, कितना इंटेंसिटी 3 निकला, कोबाल्ट में 2 निकला, गामा इरिडियम 192 में 3 निकला। तो गामा रेज इंटेंसिटी, नंबर ऑफ रेज इज डिटरमाइंड बाय द एक्टिविटी। ये किसके ऊपर है, एक्टिविटी, उसके बाद और क्यूरी स्ट्रेंथ ऑफ द आइसोटोप, कितना क्यूरी का स्ट्रेंथ है आइसोटोप्स का, वो 10 क्यूरी, 12 क्यूरी, 15 क्यूरी, 18 क्यूरी, वॉट एवर, जितना भी है उसके ऊपर डिपेंड है। तो एक्सरे का क्या, यहां पे लिखा गामा रेज एनर्जी आर डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सोर्स। तो एक्सरे जो है, एक्सरे एनर्जी आर डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज अप्लाई टू द एक्सरे ट्यूब। आपको ऊपर से वोल्टेज अप्लाई करना है।
सिंपल बात। एक्सरे के अंदर बहुत मगजमारी ये है कि आपको ऊपर से वोल्टेज सेटअप करना है, कैसा कितना वोल्टेज सेट करना है वो आगे कैलकुलेशन है, उसमें आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा है गामा रेज जो है वो टाइप ऑफ सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसका डिटर्मिनेशन और एक्सरे एनर्जी आर डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज अप्लाई टू द एक्सरे ट्यूब। ओके, अभी गामा रेज का इंटेंसिटी नंबर ऑफ रेज डिटरमाइंड बाय द एक्टिविटी एंड क्यूरी स्ट्रेंथ ऑफ द आइसोटोप। तो एक्सरे इंटेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय द करंट मिली एम्पियर अप्लाइड टू द एक्सरे ट्यूब फिल्मेंट। एक्सरे ट्यूब के अंदर, एक्सरे ट्यूब यहां पे मैं दिखा देता हूं, तो यहां पे एक्सरे ट्यूब है ये, ठीक है। 8 एक्सरे ट्यूब के अंदर आप ऐसा अरेंजमेंट करें कि ज्यादा किलोवाट दे बाहर से आप एनर्जी ज्यादा दे देंगे तो फिर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, कम दे देंगे तो कम एक्सरे प्रोड्यूस होगा। यहां पे हम लोगों को एक कंट्रोलिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटर टेक प्लेस इन 2 वेज। पहले तो एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन मतलब ले लेना फिर वापस उसमें से कम करना। समझो मैं आपको 100 रुपया देता हूं तो आप 50 रुपया या 80 रुपया आपने किधर भी यूज कर लिया, तो 80 रुपया का आपने एब्जॉर्प्शन किया, 20 रुपया मुझे रिटर्न मिला। समझे? सिंपल बात ऐसा है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब ये नया कोई टेंशन वाला ये वर्ड नहीं है। एब्जॉर्प्शन मतलब मैं आपको 100 रुपया देता हूं, इसमें से 80 रुपया आपने खर्च कर दिया है, तो आपका एब्जॉर्प्शन हुआ 80 रुपया। देखो मैं पैसे वाले लोगों की बात करता हूं, जो लोग बड़े पैसे वाले हैं ना, उसका फिल्मों में आता है ना पॉकेट मनी, पॉकेट मनी। तो इसका पॉकेट मनी कितना है? तो हीरो लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही होता है ना कि मेरा तो पॉकेट मनी 30,000 रुपया है, मेरा पॉकेट मनी 1.5 लाख रुपया है, ठीक है। आमिर खान का लड़के का जो है पॉकेट मनी थोड़ा ज्यादा होगा, इससे थोड़ा बाकी सब उसका कम रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। अंबानी का लड़के का पॉकेट मनी ज्यादा होगा। पॉकेट मनी मतलब कि आप लोग कितना खर्च कर रहे हैं और वो रिटर्न नहीं आने वाला, वो खर्च जो है वो रिटर्न नहीं आने वाला, कितना खर्च कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब यही है। सिंपल बात, आपका पॉकेट मनी समझ लो। एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटर टेक प्लेस इन 2 वेज। 2 तरह से आप लोग उसका स्कैटर का टेक प्लेस इन 2 वेज के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटर, ठीक है। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दूसरा है, कहां गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, यहां पे शायद होगा, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये दोनों अभी आज हम सीखने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओक्यूर्स प्राइमरली विथ लो एनर्जी एक्सरे फोटोन 10 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट, मतलब लो एनर्जी। क्या लिखा है? लो एनर्जी। तो ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लो एनर्जी से होता है। बाहर से मुझे यहां पे लिखा है ना, लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देख, तो हम लोगों को कोबाल्ट को हिलाना है भाई। कोबाल्ट को हमको, वो आइसोटॉप्स कैसा है? आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स है। पहले तो भाई साहब शांति से कॉर्नर पे बैठा होगा, उठाया उसको, उठाने के बाद उसको लो एनर्जी से आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन को मारा, लो एनर्जी से आपने मारा, तो यहां पे देखो ऐसे 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 भाई साहब गया। ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब एकदम बीच वाला जो है वो, उसके ऊपर ये जो बाहर जो दिखाया गया है वो कक्षाएं है, इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता रहता है। अभी क्या होगा? एब्जॉर्ब ऑफ द हाई एटॉम वेट, इसमें ए एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा। लो एनर्जी मारेंगे, क्या लिखा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओक्यूर प्राइमरली विथ लो एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन। उसका एनर्जी कितना हो सकता है? 10 किलो इलेक्ट्रोवाट से 500 किलो इलेक्ट्रोवाट, ठीक है। इतने में यहां से मारा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब ऑफ द हाई एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट हाई होने की वजह से वो यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहां पे ये जो मारा है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके बाद बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होगा, मतलब ये बाहर की कक्षा में ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब घूम रहे हैं उसको वो निकालेगा। ये एनर्जी समझो, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ऐसा करके आता है ना। एनर्जी को कभी हम मार नहीं सकते, कभी उसको डेड नहीं कर सकते, वो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मेरे भाई यहां से मैंने कुछ एनर्जी से मारा,
तो कुछ एनर्जी से मारा तो उतना एनर्जी तो किधर ना किधर तो जाना चाहिए ना, तो वो एकदम ऑर्बिट के अंदर नहीं जाएगा, एकदम बीचों बीच में नहीं जाएगा, वो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको बैंड बजा देगा, और वो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल देगा, आयोनाइजेशन करेगा, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकल गया। मतलब बाहर का क्या मतलब, ये जो बीच वाला, बीच में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन घुसे रहते हैं उसको वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी बाहर की कक्षा है जो है, वो कक्षा के अंदर से इलेक्ट्रॉन घूमता रहता, कक्षा के बाहर, कक्षा के ऊपर जो कक्षा के अंदर घूमता रहता है, उसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा, और उसी को बोलते हैं इजेक्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मतलब बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन और आयोनाइजेशन हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, हमको तो एक्सरे चाहिए, न्यूट्रॉन मारते हैं बाहर से, फोटोन मारते हैं, तो हमको तो एक्सरे चाहिए। वैसा एक्सरे कब मिलेगा तो उसका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसा बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या यार, लेकिन भाई ये फोटो इलेक्ट्रिक समझने के लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं। फोटो इलेक्ट्रिक समझने के लिए करीबन एक पूरा का पूरा बुक से 500 पेज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए। लेकिन आपको खाली इतना समझना है कि यहां से बाहर से लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मैंने, मतलब प्रोटॉन से मैंने ऊपर से मारा किया, तो एकदम सेंटर में नहीं पहुंचेगा, वो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर फेंकेगा, और उसी की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। भाई समझ में आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एकदम सिंपल है, आगे आएगा तो आप लोग पूरा का पूरा समझेंगे सार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, फोटोन इज वीकेंड, ओके, ऊपर का बाकी रह गया। ओके, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ द फोटोन्स एनर्जी, सभी का सभी फोटोन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर से जितना भी एनर्जी से मारा है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। सिंपल मैं आपको ऐसा समझाऊं, कोई आपको धक्का देगा तो वो धक्का आपको लगेगा, लेकिन आप एब्जॉर्ब कर लेंगे ना। अगर जोर से धक्का लेगा तो ही आप बाहर थोड़ा थोड़ा हिलेंगे, अगर थोड़ा सा ऐसा मैं एक उंगली से दबाएगा तो क्या होगा, कुछ घंटा भी नहीं होने वाला है मेरे भाई। वो क्या होगा, जस्ट आपका मूवमेंट होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आप वहां पे ही रहेंगे। वही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक वीकेंड द प्रोसेस कॉम्पटन इफेक्ट, सम ऑफ द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड रिमूविंग द इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो चले खली बली, आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वॉल्व द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन, उसमें कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ घंटप्पा भी इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हिलाएगा नहीं, एकदम कक्षा के बीच में कोई भी इफेक्ट नहीं करने वाला। यहां से मैंने फोटोन से मारा तो बाहर का इलेक्ट्रॉन दे भागा, यहां पे देखो, यहां पे दिख रहा है ना आपको, यहां पे आ गया, लेकिन अंदर पे कोई भी किसी को भी वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को हिलाया नहीं है। पार्ट ऑफ द एनर्जी इज expended in ejecting from its orbit and the remainder impart velocity of the electron, फिर थोड़े बहुत वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप इतना समझो, बाहर से मैंने कुछ वॉट से कुछ फोटोन को मारा तो एकदम सेंटर में नहीं जाएगा, वो थोड़ा एनर्जी कम है ना, यहां पे लिखा है ना लो एनर्जी से मारा हमने, और वो इलेक्ट्रॉन को ही थोड़ा बहुत बाहर फेंकेगा, और कुछ एनर्जी से, कुछ वो जो एनर्जी है उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करके वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसी की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पे मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, नया कुछ रॉकेट नहीं है। देखो यहां से आया, ये बाहर की कक्षा को मारा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अभी कॉम्पटन इफेक्ट, उसमें है मीडियम एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें मीडियम एनर्जी से मारना है। अभी पहले थोड़ा कम एनर्जी से मारा था न्यूट्रॉन को, अभी हम थोड़ा मीडियम एनर्जी, मतलब थोड़ा एनर्जी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट इज लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉजिकल एक्सटेंशन मतलब वैसा ही है, लॉजिकल एक्सटेंशन ही है, लेकिन फर्क क्या है, थोड़ा एनर्जी हमने बढ़ाया, यहां पे लिखा है ना मीडियम एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी हमने थोड़ा एनर्जी बढ़ाया। Compton effect is the logical extension of the photoelectric effect, except that the photon energies are usually higher. Photoelectric जो फोटोन एनर्जी जो है यूजली हायर है, और यहां पे क्या था, यूजली लोअर था, एनर्जी लोअर था ना। यहां पे कहां लिखा है ना, यहां पे एनर्जी लोअर एनर्जी यहां लिखा है ना, ये लोअर एनर्जी,
तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी लोअर था मेरे भाई, और यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट जो आया उसमें हम लोग एनर्जी थोड़ा भाई साहब बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो कॉम्पटन इफेक्ट इज लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सेप्ट दैट द फोटोन एनर्जी आर यूजली हायर, उसका एनर्जी थोड़ा हायर रहेगा, बाहर से फेंकने वाला है उसको। इन द कॉम्पटन इफेक्ट all of the photon energy cannot be absorbed the removing the electron, सभी का सभी वो एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है मेरे भाई, याद रखो। अभी क्या होगा, फटेगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी से फेंका ना, ऑर्बिट की भी फटेगी। अभी क्या फटेगी कि देखो यहां पे मैंने 450 किलोवाट से मारा, 450 किलोवाट से मैंने यहां से मारा, तो यहां पे एक तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, पहले जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना वैसा ही वो बाहर निकल जाएगा। फोटो सेम टू सेम यहां पे इतना एरिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा ही है, इतना एरिया फोटो इलेक्ट्रिक जैसा है। अभी क्या होगा, इसमें से 80 किलोवाट का थोड़ा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन भाई साहब दूसरा बचा, कैलकुलेटर लो आप, 450 से मैंने मारा, ठीक है 450, इसमें से इसने कितना एब्जॉर्ब किया। देखो एक तो आपको हिलाने के लिए मैं आपको बोला ना, आपको धक्का मारना है तो एक उंगली से मैं थोड़ा धक्का मारेगा, तो एक उंगली से धक्का मारेगा अगर, तो आप हिलेंगे नहीं, मतलब एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि आपके पास एनर्जी है अभी। तो वो कितना एनर्जी वो ऐसा रहेगा, हिलाने के लिए आपको मिनिमम 12 किलोवाट से ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो 12 किलो जो वाट है, किलो इलेक्ट्रिक वाट है, उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तो उसके बाद वो हिलेगा, ठीक है। उतना एनर्जी आपका सूक्ष्म हो जाएगा, इतना एनर्जी आपका वेस्ट जाने वाला है, क्योंकि वो एटम ही पहले से जकड़ा हुआ है मस्त चकाचक, वो क्या बोलते हैं बॉन्डिंग की तरह। तो वो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 12 किलो इलेक्ट्रिक वाट आपको घुसाना पड़ेगा। तो यहां पे 450 माइनस 12 यहां पे नीचे लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा आए। 450 से मैंने मारा, ठीक है, उसके बाद 450 मारा मैंने, उसके बाद माइनस 12 गया, 12 यहां पे मेरा एनर्जी वेस्ट हुआ, और 80 एनर्जी मेरा यहां चला गया, तो माइनस 80 करो, कितना आ रहा है, कोई आंसर दे सकता है चैट बॉक्स में। इतना हुआ तो दूसरा भी एक रेज यहां पे निकलेगा, वो रेज रहेगा 358। कितना रहेगा, 358। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ का निकलेगा, और कितने का निकलेगा, 358 का, इतना निकलेगा। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हुआ, हमने मारा कुछ भाई हिला नहीं, वो सब एब्जॉर्ब हो चुका है, खाली थोड़ा बहुत निकला तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला बाहर की कक्षा से, तो कुछ काम का नहीं था। अभी दूसरा उसका एक सेम टू सेम एक्सटेंशन किया हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट बना दिया। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने थोड़ा और जोर से मारा, 450 से मारा, तो 12 यहां पे आपका वेस्ट हो गया। समझो बाहर का इलेक्ट्रॉन निकल के 80 किलोवाट का वो बना, मतलब वो इतना एनर्जी लेके बाहर निकला। तो यहां पे मेरे पास दूसरा भी एक वेव निकला, क्योंकि देखो एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, वो आपका फंडा क्लियर है ना। एनर्जी को हम नहीं मार सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं, हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी कभी मरता नहीं है मेरे भाई लाइफ में, याद रखो। तो यही फंडा यहां पे यूज करेंगे। तो दूसरा भी एक वेव्स निकलना चाहिए, वो वेव्स कौन सा है, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ वाला एक और निकलेगा, एक्सरे, तो उसी को बोलते हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, किसी ने लिखा है, हर्षिल भाई ने लिखा है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय वाला है। वेरी गुड, ऐसे भाई झांकते रहो। देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के लिए आपको बहुत मत्थापेची करना पड़ सकता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज ऐसा है भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है इसमें। लेकिन क्या है, समझने के लिए आप और डेप्थ में जाएगा तो फिर और समझाएंगे, नहीं वो इलेक्ट्रॉन जो था बाहर की कक्षा। कॉम्पटन इफेक्ट इज द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सेप्ट दैट तो फोटोन एनर्जी आर यूजली हायर, हमको हायर एनर्जी से देना है। इन द कॉम्पटन इफेक्ट ऑल ऑफ द फोटोन एनर्जी कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, सबका सब फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी है एब्जॉर्ब नहीं होगा, 12 कीवी ही एब्जॉर्ब होगा। एंड रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरी साइड से एक रिमूव इलेक्ट्रॉन होगा, एंड देयर एनर्जी इज लेफ्ट ओवर, इतना एनर्जी आपका वेस्ट हो जाएगा, मतलब उतना उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और दूसरा एक वेव्स निकलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ का निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इन द एग्जाम्पल अबव एग्जाम्पल में assume that the photon has a energy 450 kilowatt and also assume that removing the electron that had a binding once of the 12 kilowatt and gives the boost of 80 किलोवाट. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन? तो हमने कुछ घंटा नहीं, इसमें कुछ नहीं किया है, ये सब गिन लिया है. गिनने के बाद हमको पता चला 358, तो फिर 358 किलोवाट हमने डाला है. नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है, ये गिन लिया है. आगे बढ़ते हैं. दूसरा आता है ब्रेनस्टॉर्म प्रोसेस. ओके, ब्रेनस्टॉर्म process. Okay, brainstorm process is the slowdown of the completely stop the high speed electron due to the positive field of atomic nucleus. अभी देखो क्या होगा, इसमें 400 किलो वाट से हमने घुसाया, 400 किलो इलेक्ट्रॉन अप्रोचिंग 400 किलो इलेक्ट्रोवाट से हमने घुसा दिया. अभी घुसाने के बाद क्या हुआ, 200 किलो की केईवी इलेक्ट्रोवाट से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लीव हुआ. उसके बाद यहां पे भी 200 किलो इलेक्ट्रॉन एक्सरे निकला. तो इसी की वजह से ये सब चीज इफेक्ट हम लोग समझेंगे ना, कॉम्पटन इफेक्ट समझेंगे ना, तो ही हमको दूसरा समझ में आएगा. दूसरा समझेंगे तभी ये ब्रेनस्टॉर्म प्रोसेस समझ में आएगा. अभी ब्रेनस्टॉर्म प्रोसेस में क्या हुआ, उसके दो पार्ट हो गए. देखो यहां से ये दो पार्ट हो गए, 200 इलेक्ट्रॉन भी निकला, 200 किलो इलेक्ट्रोवाट का, और 200 किलो इलेक्ट्रोवाट का एक्सरे भी निकला. तो आगे का प्रोसेस अभी मैं समझाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होने वाला है, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होने वाला है. ऐसा ही सेम अभी यहां पे होगा, लेकिन इसके दो पार्ट हो जाएंगे और निकलेगा एक्सरे. अभी एक्सरे हमारा काम का चीज है, अभी हम लोग यहां पे एक्सरे निकाल चुके हैं, ठीक है. तो ऐसे एक्सरे निकालना है. अभी हाफ वैल्यू लेयर क्या है, पहले तो हाफ वैल्यू लेयर है, ऊपर से हमने एक आरटी का सोर्स रखा, नीचे में हमारा एक थिकनेस का प्लेट है, ठीक है. नीचे एक थिकनेस प्लेट वाला हमारा कोई एक मटेरियल है, उसके सबसे नीचे हमने एक आरटी फिल्म चिपकाया. फिर में कुछ इलेक्ट्रोवाट, कुछ केईवी का एक्सरे के अंदर वो से ऊपर सेटअप रहता है ना, ऊपर से वो सेटअप से मैंने इलेक्ट्रॉन बीम को मैंने घुसाया, लेकिन ऐसा घुसाया कि फिल्म के ऊपर ही पड़ा ही नहीं, फिल्म के ऊपर ही नहीं आया. तो ऐसा तो क्या हुआ कि फिल्म के ऊपर नहीं आया, तो भाई वो मर गया, बीच में आते आते वो एक्सपायर हो गया मेरे भाई. यहां देखो ये जो चीज है यहां पे आते आते एक्सपायर हो गया, मतलब वो धीरे धीरे पाथ में ही उसका एनर्जी खत्म हो गया. ऐसा भी हो सकता है ना, एनर्जी जो खत्म हो जाए, वरना ऐसा क्या होता, अगर ऐसा खत्म नहीं होता, चलो ये हम मान लेते हैं ये खत्म ही नहीं हो रहा, कंटिन्यू चल ही रहा, तब तो हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम फूटा, तब तो हमको यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे भी प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि उसका तो एनर्जी खत्म ही नहीं हो रहा, वो तो निकल ही हो रहा. मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई मैं ऐसा डेविएशन नहीं बोल रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा, लेकिन मेरे भाई उसके पास 50 रुपया है, ऊपर से मैंने 50 रुपया डाला, फिर खर्चा करते 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 एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो 50 का 50 खत्म हो जाएगा. तो उसकी बात चल रही, वो ऐसा कौन सा टाइम है, ऐसा कौन सा लेयर है, ऐसा कौन सा थिकनेस है जिसमें हमारा एक्सरे जो है वो हाफ हो जाएगा. तो उसके बारे में डिस्कशन है. बाकी यहां पे देखो, यहां पे अरे चिपकाया हुआ था ना, ओके. बाकी मैं यहां पे पीडीएफ में चिपकाया हुआ था कि एल्यूमिनियम है, उसका हाफ वैल्यू लेयर कितना है, कितने थिकनेस में वो कम होता जाता है, कितने थिकनेस में और कम कम होता जाता है. उसके बाद कंक्रीट है, उसमें स्टील है, उसमें कितना हाफ वैल्यू लेयर होता है. एक टेबल आता है, चार्ट आता है, ठीक है. वो चार्ट जनरली भी बहुत सारी कंपनियों में चिपकाया रहता है आरटी रूम में. बाकी अगर जरूरत है तो बाकी अभी आजकल तो पूरा नया जमाना है, मॉडर्न जमाना है, तो चिपकाने का जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. हाफ वैल्यू लेयर, X-ray penetrates a material of the energy is absorbed by the photoelectric and Compton effect. देखो क्या लिखा है, as an X-ray penetrates a material, the energy is absorbed by the photoelectric and Compton effect. तो कॉम्पटन इफेक्ट में या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये क्या होगा, एक्सरे का जो पेनेट्रेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा.
क्यों एब्जॉर्ब हो जाएगा? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने समझा, ऊपर से आया तो वो कुछ चीज हिलेगा ही नहीं हमारा मटेरियल, और वो फाड़ के निकालेगा। और कुछ लोग हैं उसके दो पार्ट कर देंगे, और तीसरा जो हमने ब्रह्मस्ट्रम प्रोसेस समझा उसमें तो दो पार्ट पैरेलल बराबर करेगा। तो ऐसा क्या होगा, एक्सरे पेनेट्रेट जब होगा ऊपर से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, कॉम्पटन इफेक्ट की वजह से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। किसका? वो एनर्जी का। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एक्सरे का एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसी की वजह से हमारा यहां पे हाफ है। अभी देखो वो उसका प्रूफ यहां पे भी है। एक्सरे पेनेट्रेट मटेरियल, मटेरियल के अंदर एक्सरे पेनेट्रेट होगा, पेनेट्रेंट होगा तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी मेरे भाई एब्जॉर्ब होने वाला है, क्योंकि वहां पे एब्जॉर्प्शन, पेनेट्रेंट होने के बाद एब्जॉर्प्शन तो होगा। हमने पहला ही चैप्टर समझाया कि पेनेट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन आरटी का प्रिंसिपल है। तो वो प्रिंसिपल में एक्सरे जो है ये पेनेट्रेट भी होगा और एब्जॉर्ब भी होगा। एब्जॉर्ब किसकी वजह से होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से और कॉम्पटन इफेक्ट की वजह से। ओके, अभी एट सम प्लेस in the material there is a level at which the number of rays intensity of radiation is one of the half intensity of the surface। कुछ ऐसे लेयर है, कुछ ऐसे मटेरियल है, कुछ ऐसे इंटेंसिटी है, वो आधा क्रॉस करने के बाद, वो या तो थोड़ा ही क्रॉस करने के बाद उसका वो एनर्जी खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस डेप्थ इज हाफ वैल्यू लेयर। दिस, ये जो हमारा आधा हो जाने का सिस्टम है, मैं आपको 100 रुपया देता हूं, ये चलो 100 का नहीं 200 रुपया देता हूं। तो 200 रुपया जब आपको मैं देता हूं, तब आपको ऐसा बोला जाए कि आपको यहां से एक दूसरी जगह जाना है, व्हाटएवर, आपको यूपी या बिहार में या तो आपको तमिलनाडु में जाना है। ठीक है, तो आप जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, और टिकट ही समझो 100 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे, इतना नहीं होता, ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन इतना समझो 100 रुपए का आपका टिकट हुआ। मैंने कितना दिया? 200 रुपया दिया, लेकिन आपको 100 रुपए का ही टिकट मिला, तो इसी की वजह से आपको पूरा टिकट नहीं मिला। आपको 100 रुपया जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचे, उसके बाद आपको वहां उतर जाना है। क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी खत्म हो गया, आपका आधा वैल्यू हो गया है। अभी दूसरा 100 रुपया देंगे तो वापस आपको जाने को मिलेगा, वापस आप थोड़ा और दौड़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब आप आधा कब होते हैं वही है। ओके, for the particular beam of the particular material, the radiation is reduced by 1/2 for the each half value layer is passes through। तो पास होते होते मेरे भाई रेडिएशन की बैंड बच जाएगी। उसी की वजह से हाफ वैल्यू लेयर का हमको कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा तो ना हो कि यहां पे मैं फिल्म चिपका रहा हूं और फिल्म चिपकाने के बाद वो यहां पे ऊपर से कुछ ही रेज आ रहे, तो इसका मतलब ये हुआ, ये इतना मटेरियल जो था, ये मटेरियल जो मैं राउंड कर रहा हूं, वो मटेरियल, उसका तो इमेज यहां पे आएगा ही नहीं, क्योंकि रेडिएशन ही नहीं पहुंचा। इसका इतना वैल्यू जो है वो यहां पे आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे भी रेडिएशन नहीं पहुंचा। इसका जो इतना वैल्यू है उसका यहां पे आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे रेडिएशन ही नहीं पहुंचा। यहां पे भी नहीं पहुंचा, देखो यहां पे भी खत्म हो गया। तो रेडिएशन किसका आएगा? इसका आएगा, इसका आएगा, और शायद इसका थोड़ा आए। बाकी यहाँ पे फिल्म हमको सीधा का सीधा एकदम दोयले मूले जैसा मिल जाएगा हमको। कोई घंटा हमको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे पोरोसिटी था, यहाँ पिन होल था। ये साला रिटर्न क्यों नहीं है? रिटर्न इसके लिए नहीं आया कि वो खत्म हो गया। तो हमको कैसा एनर्जी रखाना चाहिए, हमको कैसा ऐसा एनर्जी, कितना एनर्जी यहां से घुसाएंगे तब हमारे फिल्म के अंदर आएगा, उसका कैलकुलेशन करने के लिए हाफ वैल्यू लेयर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये छोटा सा चैप्टर था, आपको समझ में आया होगा। और एकदम छोटा चैप्टर की वजह से यहां पे हम चैप्टर को क्लोज करते हैं। मुझे पता है कि एकदम छोटा है, बाकी तो 10:30 बजे तक भी हम चलते हैं। कल हम लेंगे सब्जेक्ट एंड फिल्म कॉन्ट्रास्ट, तो उसका भी बहुत अच्छा सा सिस्टम है सेंसिटिविटी कैलकुलेशन करने के लिए। जनरली आजकल तो कैलकुलेशन निकल गया है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर लेवल 3 के लिए जाते हैं, लेवल 2 के लिए भी जाते हैं, तो सेंसिटिविटी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको समझना चाहिए सब्जेक्ट एंड फिल्म कॉन्ट्रास्ट का। कल हम अगेन 8:30 बजे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। अभी तो यहां पे मैं यह अभी ओपन करता हूं, जो भी डाउट है प्लीज डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी मैं ओपन कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आशा करता हूं आपको ये थोड़ा नॉलेज मिला होगा। यस सर, सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस कब मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ओके, अभी 1 मिनट में अभी चढ़ा देता हूं
यहाँ पे सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस समझाने के लिए मैंने अभी ईयरफोन निकाल दिया, आपकी आवाज नहीं आएगी। देखो अभी एफ जो है, सॉरी यूजी जो है, यूजी इज इक्वल टू एफ इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। अभी ठीक है, यहां पे एक सोर्स है, ठीक है, यहां पे मेरा एक फिल्म सॉरी मटेरियल है और इसके नीचे ये फिल्म चिपका हुआ है, दूसरे कलर का फिल्म दिखाता हूं, ठीक है। ये चलो एक फिल्म है, यहां से एक्स रेज आया, यहां से ऐसा एक्स रेज आया, ठीक है, ऐसे रेक्स से आया, तो ये है सोर्स, ये है ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन, ये है फिल्म, ठीक है। तो ये सोर्स टू ये जो फिल्म है उसका डिस्टेंस को बोलेंगे कैपिटल डी। ये जो यहां पे ये थिकनेस टू फिल्म जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे स्मॉल डी। ये जो सोर्स है उसके साइज को बोलेंगे एफ, ठीक है। अभी देखो यूजी सभी के लिए फिक्स है मेरे भाई, याद रखो सिंपल बात। यूजी जो है सभी मटेरियल के लिए थिकनेस वाइज एज पर एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2 उसमें क्लियर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको आर्टिकल से पढ़ के समझाता हूं ताकि एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2 नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो इसमें देखो अभी मैं आपको ये बोलूं कि यूजी की मैं बात करता हूं, ठीक है, यहां पे यूजी कितना लेना है वो, तो अगर मेरा 50 mm थिकनेस से कम थिकनेस है तो मुझे यूजी लेना है 0.51, ठीक है। 50 से 75 है मेरा तो मुझे यूजी लेना है 0.76। अगर मेरा 75 से 100 के बीच में है थिकनेस मेरा मटेरियल का, उसका 1.02। अगर मेरा अबव 100 है तो मुझे लेना है 1.78। अभी मुझे ये बोलो कि आपको यूजी पता है, क्योंकि कितना थिकनेस का आपको यूटी करना है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपको क्वालिटी इंजीनियर बोला होगा कि भाई मेरा 12 mm थिकनेस है, उसका आर्टिकल लो। तो 12 mm किस में आता है, 50 से 75 के बीच में या 50 से बिलो, तो मतलब यूजी आपका 0.51 हो गया। यूजी आपको ऑल टाइम पता ही है, याद रखो यूजी कभी भी वो ऐसा नहीं है कि उसको फाइंड किया जाए। यूज टी 274.2 जियोमेट्रिक अनशार्पनेस लिमिटेशन, वहां पे टेबल में ये पार्ट दिया गया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं एएसएमई सेक्शन 5 में। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आएगा। ओके, यूजी आपको पता है, सब पता है, यूजी आपको पता चल गया। अभी एफ जो है वो सोर्स का साइज, वो आपको बीएआरसी वाला लिख के देगा, सोर्स के ऊपर ही लिख के देगा। अदरवाइज तो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग एक अटैचमेंट देगा, वो अटैचमेंट के अंदर एक रिकमेंडेशन शीट होगा, उसमें एफ नंबर दिया, मतलब सोर्स कितना एमएम का है, 2 mm का है, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm के 8 mm, वॉट एवर, जितना भी आपका सोर्स रहेगा उतना आपको वो देगा, लिख के ही देगा। तो इसका मतलब आपको एफ भी पता है, देखो पता है, इसकी मैं बात करो, यूजी पता है, एफ पता है, स्मॉल डी है वो आपको स्पेसिमेन का थिकनेस पता है, क्योंकि स्पेसिमेन का थिकनेस प्लस आपका फिल्म उसका डिस्टेंस, मतलब आपको स्पेसिमेन ऊपर का लेयर जो है सबसे ऊपर का टॉप साइड से फिल्म का उतना जो डिस्टेंस है वो आपको पता है। तो डी पता, क्योंकि थिकनेस आपको पता है ना, तो अभी कैपिटल डी पता चल जाएगा। कैपिटल डी इज इक्वल टू एफ इंटू डी डिवाइड बाई यूजी। तो आपको ये जो सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस कितना रखना है वो पता चल गया। सिंपल बात है, नया कोई रॉकेट नहीं है, सिंपल बात। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये 50 mm थिकनेस का मेरे पास ये मटेरियल कार्बन स्टील का है, एफ मेरा 5 mm है, 5 mm है, ठीक है, एफ मेरा 5 mm है। अभी मुझे ये बोलो 50 mm थिकनेस है, मतलब यहां पे इसमें आएगा, ठीक है, 0.76, तो यूजी 0.76, तो नीचे 0.76। अभी एफ मैंने यहां पे भी लिखा, 5 mm का आपका सोर्स का साइज है। डी वो 50 mm ही लेना है आपको, क्योंकि उतना जनरली आप क्या करेंगे, उसको चिपका के ही रखने वाले हैं ना, फिल्म जो है उसको मटेरियल से चिपका के रखेंगे तभी आपको ये 50 mm लेना है, ठीक है। तो जनरली आजकल तो मार्केट में चिपका के ही रखते हैं। तो 5 इंटू 50 डिवाइड बाय 0.76, तो हो गया 328। तो D इज इक्वल टू 328 mm। सिंपल बात है। अगर ये तो सेंटीमीटर सॉरी mm में नहीं आएगा,
याद रखो, एमएम में नहीं आएगा। वो जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 50 mm समझो लिया है, तो 5 mm ये भी अगर 5 mm में है तो फिर इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट, ये यूजी तो उसका तो कोई यूनिट नहीं है, तो यस इतना एमएम आएगा। सिंपल बात, इतना आपको दूर रखना है। ठीक है, वो आपको यूनिट कन्वर्जेशन जो आपको देखना है। ठीक है, अगर यूनिट कन्वर्जेशन प्रॉपर है तो आपको अभी सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रखना है, एकदम सिंपल है सर। आजकल लोग है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल है। यूजी पता है, एफ पता है और डी पता है, ये पता ही होता है, ये पता होना ही चाहिए, अदरवाइज आरटी कैसे करेंगे आप। हेलो सर, किसी का हेलो। क्वेश्चन था इसके बारे में, बराबर है ना, हाँ ये आप बराबर समझ गए ना अभी। हेलो।